नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूं और बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है पड़ोसी देश का इतिहास। जो भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं उसके इतिहास से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे चीन के इतिहास से पिछली बार जो है आपको बॉक्सर युद्ध के बारे में पूछा गया था, बांग्लादेश से पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह से कई सारे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसा मान के चलिए कि आपको कम से कम जो है 3 से 4 प्रश्न जो है एग्जाम में आने वाले हैं पड़ोसी देश को लेकर के, और इस पर कोई लोग चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ से प्रश्न आता है और इस तरह के प्रश्न आपको सेट में भी नहीं दिखता है। इसीलिए लोगों का अक्सर जो है ये कहना होता है कि सेट में काफी अच्छा मार्क्स आता था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है लोग बोलते हैं, बोलना भी जायज है, क्योंकि जब उस तरह का मटेरियल मिलता ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग शुरू करेंगे। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसको हम अपना टेलीग्राम का जो मेरा पेड ग्रुप है वहां पे इन चीजों को लेकर के आए हैं और उसी पे वीडियो बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम पे हमारे पेड ग्रुप से जुड़ करके जो है टेस्ट दें और नोट्स जो है आपको प्रोवाइड होता रहे समय समय पे, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है इसमें उस वहाँ लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जुड़ सकते हैं। और वहाँ सारी जानकारियां दी गई है कि कैसे आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। चलिए, ये तो दूसरी चीजें हैं, बाकी हम लोग आज के मुख्य बिंदु पे आते हैं जो पड़ोसी देश का इतिहास के विषय में है। मेरी कोशिश रहेगी कि आज के लेक्चर में पड़ोसी देश को पूरी तरह से समाप्त कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज बांग्लादेश के विषय में। बांग्लादेश एक संपूर्ण विश्लेषण, भूगोल, इतिहास, 1971 का मुक्ति संग्राम और समकालीन राजनीति। चलिए, यहाँ है कि दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक मानचित्र पर बांग्लादेश एक विशिष्ट स्थान रखता है। नदियों का देश कहा जाता है इसे, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है डेल्टाई भूमि है जो कि जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा उपजाऊ भूमि तो है ही, बाकी वहाँ जूट का काफी सारा उत्पादन होता है और जूट उद्योग के लिए बांग्लादेश जो है पूरे विश्व में विख्यात है। और इसके इतिहास की बात करें तो 1947 में धर्म के आधार पर जो है इसका विभाजन हुआ था। 1971 में भाषा एवं संस्कृति के आधार पर यह एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा है। 2024 तक जो है जो 24 में यहाँ छात्र आंदोलन होता है और फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश में तख्ता पलट, उन सारी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ध्यान से समझिए। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जब हम एशिया महाद्वीप का नक्शा देखते हैं तो आप देखिएगा कि सार्क जो है कंट्री, सार्क में वैसे देश हैं जो दक्षिण एशियाई देश हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब सही है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सार्क में वैसे देश हैं जो दक्षिण एशिया के देश हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश भी सार्क का हिस्सा है। तो बांग्लादेश जो है एशिया के दक्षिण में जो है अवस्थित है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आया था रेंज ऑफिसर के एग्जाम में, चूंकि पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में यहाँ पे बताया गया तो मैं चाहूंगा कि उसका जिक्र आपके सामने कर दूं। देखिए, बांग्लादेश से एक प्रश्न आपको बार बार पूछा जाएगा कि बांग्लादेश की जो सीमा है वह भारत के किस राज्य से सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको हमेशा याद रखना है कि इसका जो उत्तर होगा वह पश्चिम बंगाल होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल है वो क्या है, बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। राज्यों की बात हो गई। और पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है पड़ोसी देशों के साथ वह भी बांग्लादेश के साथ है। चलिए, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 88 डिग्री पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। बात करें कर्क रेखा की
तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहते हैं। और यह बांग्लादेश के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु है वह दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु हो जाती है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु में आप देखिएगा कि काफी वर्षा देखने के लिए जो है मिलता है, ठीक है। और आगे सीमाओं की बात करें तो यह देश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। आप जब बांग्लादेश का मैप इस तरह से दिया हुआ है वहां पे, जब आप इसको देखेंगे तो यह 3 तरफ से जो है भारत से घिरा हुआ है, और एक तरफ जो है समुद्री सीमा भी है इसकी, जो बंगाल की खाड़ी से टच होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके दक्षिण पूर्व में म्यांमार का जो है छोटा सा हिस्सा टच होता है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी अवस्थित है, अभी हम लोग देखे थे। आगे बात करें भारतीय सीमा की, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला जो राज्य हो गया, भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। अब देखिए रेड क्लिफ रेखा, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब अमूमन आप पढ़े होंगे कि रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा चूंकि यह 1947 में जो विभाजन हुआ था उस आधार पर रेड क्लिफ लाइन जो है खींची गई थी। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश, चूंकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था, इसीलिए जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। कौन, तो रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नदी तंत्र एवं प्राकृतिक संसाधन, बांग्लादेश को रिवराइन कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नदी जो है, नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है, डेल्टाई प्रदेश है, यहाँ का नदी तंत्र और डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। आपने सुंदरवन का डेल्टा पढ़ा होगा, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा जो है उसका काफी सारा हिस्सा भारत में भी और बांग्लादेश में भी है, ठीक है। आगे देखें, गंगा, यहाँ इसको आप लोग याद रखेंगे। गंगा के बारे में क्या लिखा हुआ है, भारत से आने वाली गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा से। वहीं ब्रह्मपुत्र की बात करें तो असम से होकर आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह बांग्लादेश में जमुना कही जाती है। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए इधर से गंगा प्रवेश करती है, ठीक है, और इधर से जो है ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और ये सपोज कीजिए कि बांग्लादेश है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गंगा है इसको किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। वहीं जो ब्रह्मपुत्र आई है उसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से, ठीक है। और जब ये दोनों धारा मिल जाती है, पद्मा और जमुना, ध्यान दीजिएगा, तो इससे जो सम्मिलित रूप से जो नई धारा बनेगी उसको क्या कहेंगे, मेघना, ठीक है। पद्मा और जमुना नदियां मिलती है, इसकी संयुक्त धारा आगे चलकर क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सुंदरवन का डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह क्षेत्र अपने मैंग्रोव वनों एवं रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो सुंदरवन का डेल्टा है वह गंगा, ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना, चूंकि गंगा को जो है पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, और जमुना जो है वह कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, दोनों की संयुक्त धारा उसको मेघना कहा जाता है। तो इसके मिलन से जो डेल्टा का निर्माण हुआ है, सुंदरवन का डेल्टा, वो अपने मैंग्रोव वन, यहाँ जो मैंग्रोव वन की चर्चा की गई है आप लोग ध्यान देंगे, और रॉयल बंगाल टाइगर जो यहाँ जीव पाया जाता है, बाघ की एक प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर, उसके लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। बात करें कृषि एवं अर्थव्यवस्था की, तो जूट की बात करें तो बांग्लादेश दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नारायणगंज जो शहर है वह जूट उद्योग एवं व्यापार का ऐतिहासिक केंद्र रहा है, ठीक है। आगे, मुख्य आहार, यहाँ की जलवायु चावल की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है।
इसीलिए मछली और चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। ठीक है, सॉरी, आगे देखिए। ऐसे भी हम लोग चर्चा करते हैं कि मछली मतलब बंगाली लोग मछली वगैरह काफी जो है पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में चावल और मछली चावल जो है वहाँ का काफी प्रिय भोजन है। आगे जो है हम लोग, हाँ, प्रमुख शहर की बात करें तो ढाका राजधानी शहर है और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। अंग्रेजी में बात करें तो इसे सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है। ठीक है, चटगांव की बात करें तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र है। तो बांग्लादेश, आपसे अगर पूछ लिया गया कभी कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, चटगांव है। वहीं बात करें व्यापारिक केंद्र की तो चटगांव जो है सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विभाजन से संघर्ष तक इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों? 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने सबसे पहले प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में बांटा था। ध्यान दीजिए, पूर्वी बंगाल क्यों? तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल जो है हिंदू बहुल क्षेत्र था। दोनों को सांप्रदायिकता के आधार पर जो है बांट दिया गया, ताकि दोनों तरफ जो है एक मतलब बांट देने के बाद वहां पे उनके लिए शासन करना आसान हो जाए, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना आसान हो जाए, ये इसी कारणों से। ठीक है, चलिए, विरोध के बाद जो है 1911 में इसको रद्द करना पड़ा। वो अलग बात है कि 1912 में फिर से इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 1947 का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। 1947 में भारत के विभाजन के साथ बंगाल फिर बटा। पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश जो है उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, पाकिस्तान में ही पूर्वी पाकिस्तान को भी शामिल रखा गया। पश्चिमी पाकिस्तान से इसकी दूरी लगभग 1600 किलोमीटर थी। यद्यपि धर्म समान था, क्योंकि दोनों देश जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ जो है मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या थी, तो धर्म तो समान था, लेकिन भाषा एवं संस्कृति में भारी अंतर था। ध्यान दीजिएगा, जो भाषा है बांग्लादेश के लोगों की जो आम भाषा है और संस्कृति है, भाषा वहाँ की बांग्ला है, जबकि पाकिस्तान की जो भाषा थी वो उर्दू थी। ठीक है, तो इसको लेकर के काफी अंतर था। तो एक भाषा आंदोलन होता है 1952 में। जिन्ना ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित किया, जिसका बंगालियों ने विरोध किया। 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस ने गोलीबारी की और बंगाली राष्ट्रवाद की नींव रखी गई। ध्यान दीजिएगा, जो ढाका विश्वविद्यालय था वहां के छात्रों ने आंदोलन किया, इसलिए क्योंकि उर्दू को जो है एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, तो उसी में कुछ गोलीबारी हुई। उसके बाद फिर लोगों ने संघर्ष जारी रखा। सैन्य शासन एवं आर्थिक शोषण। ध्यान दीजिए, 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से जो आर्मी कानून होता है उस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान का जूट और चाय का जो पैसा था वह पश्चिमी पाकिस्तान के विकास में लगाया जा रहा था, जिसको लेकर के जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनमें काफी असंतोष का भाव पनप रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग जो भी व्यापार करते थे, वहां से जो उनको टैक्स मिलता था उसका पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का जो पाकिस्तान है वहां पर जो है वहां के विकास में उस पैसे को खर्च किया जाता था। जबकि पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां जो है एक तरह से समझिए कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, मतलब पार्शलाइजेशन की भावना उनके अंदर थी। इसी वजह से जो है काफी विरोध वहां पे होने लगा। ध्यान दीजिएगा, 6 सूत्रीय आंदोलन 1966। आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता, अलग मुद्रा और कराधान के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक 6 पॉइंट डिमांड पेश की। जो शेख मुजीबुर रहमान हुए, उन्होंने वो आवामी लीग नाम से एक पार्टी थी, उसके नेता हुए।
और उन्होंने जो है 6 पॉइंट डिमांड यानी 6 सूत्रीय जो है एक मांग रखा। और उसमें क्या था कि पाकिस्तान की पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता, मतलब कि एक तरह से समझिए कि वो अपने लिए जो है काम कर सके, मतलब अपने विकास के लिए उनकी एक अलग मुद्रा होनी चाहिए। अलग मुद्रा का भी उन्होंने डिमांड किया। और कराधान, मतलब अपने तरीके से अपने क्षेत्र में टैक्स जो है इम्पोज करने के लिए, टैक्स लगाने के अधिकार के लिए उन्होंने पेशकश किया। बात करें 1970 की, तो 1970 का चुनाव होता है। 1970 के चक्रवात में सरकारी उदासीनता और उसी वर्ष के चुनावों में शेख मुजीब की भारी जीत, 169 में से 167 सीटें इन्होंने जीता। उसके बावजूद भी इन्हें जो है सत्ता ना सौंपा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझते हैं 1970 का चुनाव और भोला चक्रवात। देखिए होता क्या है कि 1970 में एक चक्रवात आता है, उसका नाम भोला था, भोला चक्रवात। ठीक है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो मतलब समझिए हुक्मरान थे जो उस समय सत्ता में थे, वो पूरी तरह से उदासीनता की नीति को अपनाया उन्होंने। ठीक है, वहां पे ना तो कोई जन कल्याणकारी कार्य किए गए, ना ही कुछ सुरक्षा मुहैया कराया गया। इस तरह से क्या हुआ कि लोगों में काफी असंतोष फैला। वहीं शेख मुजीबुर रहमान जो है चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में 167 सीटों पर जीत हासिल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है इनको सत्ता सौंपी जानी चाहिए थी, लेकिन सत्ता भी नहीं सौंपी गई। इसमें जो है आंदोलन और भी ज्यादा कड़ा रुख अपना लिया। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे मुक्ति संग्राम, जिसके बाद जो है बांग्लादेश का उदय होगा। ध्यान दीजिए, मुक्ति संग्राम 1971 का मुक्ति संग्राम एक विस्तृत विवरण, ध्यान से सुनिएगा। यह युद्ध न केवल बांग्लादेश की आजादी का था, बल्कि शीत युद्ध के दौर में वैश्विक शक्तियों का अखाड़ा भी बना। ध्यान दीजिएगा, कैसे वैश्विक शक्ति का अखाड़ा बनेगा। तो एक तरफ पाकिस्तान जो कि अमेरिका के पक्ष में खड़ा था, वहीं भारत जो है रूस से सहायता लेने की उम्मीद कर रहा था। क्योंकि वह बात अलग है कि जवाहरलाल नेहरू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पक्षधर रहे, लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो फिर उन्होंने जो है अपना स्टैंड लेना शुरू किया। बात करें दमन और विद्रोह की, तो ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बंगाली बुद्धिजीवियों और नागरिकों का नरसंहार शुरू किया। ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 25 मार्च 1971 को जो पाकिस्तानी सेना थी पूर्वी पाकिस्तान में, उन्होंने वहां के जो भी बुद्धिजीवी लोग थे और नागरिक, मतलब आमजन, उनका नरसंहार शुरू कर दिया। ठीक है, 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब की गिरफ्तारी से पहले स्वतंत्रता की घोषणा की गई। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया इस ऑपरेशन सर्च लाइट के अगले ही दिन, और इससे पहले ही उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। भारत के सहयोग से मुक्ति वाहिनी नामक जो है एक संगठन का, ये एक सेना का गठन होता है जो कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। ठीक है, चलिए भारत की रणनीति, सैम मानेकशॉ की भूमिका। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अप्रैल 1971 में युद्ध करना चाहती थी। आप लोग देखे भी होंगे, सैम बहादुर नाम से एक मूवी आई थी, उसमें सारी चीजों का जिक्र किया गया है। सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ जो है मानसून के खतरे को देखते हुए उन्हें लगता था कि दिसंबर का महीना जो होगा वो काफी सही रहेगा, क्योंकि चीनी सैनिक जो है उस समय पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है, एक सेकेंड ध्यान दीजिए। युद्ध के मोर्चे और घटनाएं। भारत पाक युद्ध का आरंभ होता है 3 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड पर हमला किया, जिसके बाद भारत आधिकारिक तौर पर युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है, लोंगेवाला का युद्ध। राजस्थान के लोंगेवाला में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, ये जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी है, बॉर्डर मूवी में इनको दिखाया गया है। इनके नेतृत्व में 120 भारतीय सैनिक जो है पाकिस्तान के 600 टैंकों को रात भर रोके रखा था। ठीक है, सैनिकों ने एंटी टैंक माइंस की कमी पूरी करने के लिए खाने के टिफिन बॉक्स रेत में दबा दिए,
जिसे असली बारूद समझकर पाकिस्तानी टैंक आगे नहीं बढ़े, और जैसे ही सुबह होती है वायुसेना उन्हें नष्ट कर देती है। ये तो खैर एक कहानी के तौर पे जो चीजें चल रही है उसके बारे में था, ताकि इसको आप पढ़ें तो इंटरेस्टिंग लगे। और आगे जब हम देखेंगे कि जो नौसैनिक युद्ध हुआ था उसमें जो पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी जो है वो एक्टिव रहा था, वहीं भारतीय आईएनएस विक्रांत जो है बंगाल की खाड़ी में उसका मूवमेंट रहा था उस दौर में। पाकिस्तान ने अपनी सबसे घातक अमेरिकी पनडुब्बी पीएनएस गाजी को भारत के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को डुबोने भेजा। बात करें आगे तो भारतीय नौसेना ने चकमा देते हुए विक्रांत को अंडमान में छुपाया और पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम में तैनात कर दिया। गाजी ने राजपूत को विक्रांत समझकर हमला किया लेकिन खुद ही नष्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही है जो उस समय का घटनाक्रम था उसके बारे में। अब समझिए कि महाशक्तियों का टकराव। देखिए, पाकिस्तान की हार को देखते हुए अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट यानी कि 7वां बड़ा बेड़ा जो था उसका 7वां बेड़ा वो भेजा, नौसैनिक बेड़ा था, ठीक है, वो भेजा। लेकिन वहीं देखते हैं कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है उन्होंने रसिया से सहायता मांगा और 40वां बेड़ा भेजा गया रूस के द्वारा, और फिर अमेरिकी जहाजों को वहीं पे रोक दिया गया। ठीक है, भारत सोवियत मैत्री संधि के तहत। देखिए आगे बात करें विजय एवं आत्मसमर्पण की, तो 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने जनरल ए के नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और मुक्ति वाहिनी के समक्ष ऐतिहासिक आत्मसमर्पण किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक दो चीजें जो याद रखने वाली है कि 16 दिसंबर 1971 को जो है युद्ध समाप्त हो जाता है, 3 दिसंबर को यह युद्ध शुरू हुआ था, यहाँ से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। और जो उस समय भारतीय सेना के जनरल थे वो कौन थे? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इन्हीं के समक्ष जो है पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण होता है। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक अस्थिरता। देखिए एक सेकेंड, सॉरी, राजनीतिक अस्थिरता, मुजीब युग और हत्या 1972 से 75। शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 का संविधान लागू किया। 1975 में उन्होंने एक दलीय प्रणाली को लागू किया। ध्यान दीजिएगा, 1972 में जो है संविधान लागू किया जाता है शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, और 1975 में एक दलीय व्यवस्था लागू की जाती है। 15 अगस्त 1975 को सेना के बागी अधिकारियों ने मुजीबुर रहमान के परिवार, जितने भी परिवार उस समय बांग्लादेश में उनके रह रहे थे, उन सभी का हत्या कर देते हैं, परिवार के सदस्यों का। चूंकि शेख हसीना जो हाल में जो है वहां की प्रमुख रही थी, तो वो और उनकी बहन एक थी रिहाना, दोनों जो है विदेश में थी, तो वो बच गई थी। ठीक है, आगे बात करें सैन्य शासन की, तो जियाउर रहमान और हुसैन मोहम्मद इरशाद की बात आती है। तो देखिए जियाउर रहमान, इन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई और संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जगह ईश्वर में पूर्ण आस्था को शामिल किया। आपसे पूछा भी जा सकता है कि संविधान जो है बांग्लादेश का, उसमें जो है धर्म को किसने लाया? तो वह जियाउर रहमान ने। ठीक है, 1981 में इनको भी मार दिया जाता है। हुसैन मोहम्मद इरशाद, 1982 में सत्ता इनके हाथ आती है और इस्लाम को राष्ट्र धर्म घोषित किया जाता है। ध्यान दीजिए, धर्मनिरपेक्षता की जगह ईश्वर में पूर्ण आस्था की बात किन्होंने किया था? तो जियाउर रहमान ने। लेकिन हुसैन मोहम्मद इरशाद जो है इस्लाम को राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया बांग्लादेश का। 1990 में जन आंदोलन के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, लोकतंत्र और बेगमों की लड़ाई। बेगमों की लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच जो है सत्ता का जो है हस्तांतरण होता रहा है, इसीलिए बेगमों की लड़ाई कहा जाता है। 1991 के बाद सत्ता खालिदा जिया और शेख हसीना जो कि अवामी लीग की नेता थी, इनके बीच जो है बदलती रही है।
इस दौरान जो कार्यवाहक सरकार का प्रावधान भी लागू रहा। तो ये जो है बांग्लादेश की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सारी चर्चाएं थी। और आगे जो है शेख हसीना का युग और 2024 का आंदोलन होता है। 2008 के बाद जो है 2008 के बाद चुनाव होता है। उसके बाद शेख हसीना लगातार 15 वर्ष तक सत्ता में रही। ठीक है, उपलब्धियां क्या थी? तो आर्थिक प्रगति रही, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, पद्मा ब्रिज का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी पे एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम है पद्मा ब्रिज। और 1971 के युद्ध अपराधियों को सजा भी दी गई। विवाद क्या था? विवाद था विपक्ष का दमन किया गया, मानवाधिकार हनन और चुनावों में धांधली के आरोप लगाए गए। 2024 का कोटा सुधार आंदोलन और सत्ता परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोटा विवाद। जून 2024 में हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% का आरक्षण बहाल किया। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि शेख हसीना आवामी लीग की नेता थी और आवामी लीग उस समय जो है बांग्लादेश की आजादी के लिए काफी संघर्ष किया था। इनका एक अच्छा खासा वोट बैंक था, इस वजह से जो है इन्होंने 30% का आरक्षण लागू किया, जिसके बाद काफी सारा व्यापक आंदोलन होता है, छात्रों के द्वारा किया जाता है और सत्ता पलट हमें देखने को मिलता है। हसीना का इस्तीफा। सरकार द्वारा बल प्रयोग और हिंसा में सैकड़ों छात्रों की मौत हो जाती है। आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। वहीं 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास के घेराव के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत पलायन करना पड़ा। आगे वर्तमान स्थिति की बात करें तो देश में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है, तो एक जो प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बांग्लादेश के वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। इसे जो है आप सभी लोग याद रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सीरियल 4 में या फिर बीएसएससी इंटर लेवल या फिर बीएसएससी का जो भी एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड एक प्रश्न मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे जो भी चर्चाएं की गई ये बांग्लादेश के बारे में थी और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आधुनिक नेपाल के इतिहास से संबंधित चीजों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेपाल का इतिहास। एकीकरण और विस्तार का दौर, शाह वंश। ठीक है, आधुनिक नेपाल की नींव गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने रखी थी। उस समय नेपाल का क्षेत्र 22 और 24 नामक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। जो तत्कालीन नेपाल था 1768 के आसपास का। ठीक है, तो उस समय क्या था कि नेपाल जो है कई सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था। ठीक है, उन क्षेत्रों का एकीकरण किसने किया? पृथ्वी नारायण शाह ने। क्या है, देखिए, पृथ्वी नारायण शाह ने 1743 में गोरखा की गद्दी संभाली। ठीक है, और उन्होंने रणनीतिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, रणनीतिक रूप से पहले नुवाकोट पर कब्जा किया। नुवाकोट जो है एक जगह है यहाँ नेपाल में, वहां पे पृथ्वी नारायण शाह ने उस पर अधिकार किया। उसके बाद काठमांडू घाटी, ध्यान दीजिए, काठमांडू घाटी जो है कांतीपुर, पाटन और भक्तपुर इन जगहों को मिला करके जो है काठमांडू घाटी है। उसको जीतने के बाद उन्होंने इसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी। एक उत्सव मनाया जाता है नेपाल में जिसे इंद्र जात्रा उत्सव कहा जाता है। ठीक है, करीब सितंबर के माह में मनाया जाता है। जब काठमांडू के लोग इंद्र जात्रा उत्सव मना रहे थे तो गोरखा सेना ने अचानक हमला कर दिया और शहर पर कब्जा कर लिया। इसे ही आधुनिक नेपाल का स्थापना दिवस माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो नेपाल में जो आधुनिक स्थापना दिवस मनाया जाता है वह इंद्र जात्रा उत्सव जो 1768 में मनाया गया था, उसी दिन जो है पृथ्वी नारायण शाह की जो गोरखा सेना थी उन्होंने हमला किया, पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। आगे बात करें तो पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को दो पत्थरों यानी चीन और भारत के बीच एक तरुल
कहा और विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। जैसे हम देखते हैं बफर स्टेट है, चीन और भारत के बीच जो है नेपाल क्या है, वह एक बफर स्टेट का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वीनारायण शाह ने क्या कहा था कि विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, किसी एक तरफ बहुत ज्यादा झुकाव नहीं रखने के लिए। देखिए साम्राज्य विस्तार और आंग्ल नेपाल युद्ध। देखिए पृथ्वीनारायण शाह के बाद उनके पुत्र बहादुर शाह और मुख्तियार जो प्रधानमंत्री थे, भीमसेन थापा के नेतृत्व में, मुख्तियार जो पद होता है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है नेपाल में, और भीमसेन थापा उस समय जो है प्रधानमंत्री थे। तो एक तरह से पृथ्वीनारायण शाह के जो पुत्र हुए बहादुर शाह और उनके जो प्रधानमंत्री थे भीमसेन थापा के नेतृत्व में नेपाल का साम्राज्य पश्चिम में सतलज नदी, ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी है वहां तक, और पूर्व में तीस्ता नदी यानी सिक्किम तक फैल गया था। इस विस्तार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी चिंता हुई और सीमा विवाद और व्यापारिक मार्गों को लेकर के तनाव जो है बढ़ गया। किसमें? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के तत्कालीन शासक के बीच एक युद्ध होता है जिसे हम लोग आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में जानते हैं। यह युद्ध ब्रिटिशों के लिए बहुत कठिन साबित हुआ। गोरखा कमांडर बलभद्र कुंवर और भक्ति थापा की वीरता ने अंग्रेजों को चकित कर दिया। तो गोरखा जो सेना थी वो काफी बहादुरी से लड़ी, ठीक है, लेकिन अंत में जो है इन्हें हार माननी पड़ी और 1816 ईस्वी में 1516 में जो है सुगौली की संधि होती है। संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ता है नेपाल को। नेपाल ने अपना 1/3 हिस्सा खो दिया, ध्यान दीजिएगा। गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम और तराई का जो एक बड़ा भाग था उसको नेपाल ने खो दिया। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की अनुमति देनी पड़ी, जैसा कि सहायक संधि के दौरान की जाती थी। यहीं से गोरखा सैनिकों की ब्रिटिश सेना में भर्ती शुरू हुई। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद से ही गोरखा सैनिकों की ब्रिटिश सेना में भर्ती शुरू हो गई। आज भी देखिएगा तो जो गोरखा रेजिमेंट है वह भारतीय सेना में भी कार्यरत है। राणा शासन, वंशानुगत तानाशाही, ध्यान दीजिए। सुगौली की संधि के बाद नेपाल के दरबार में अस्थिरता आ गई। राजा कमजोर थे और दरबारियों के बीच खूनी संघर्ष होता था, ठीक है। कोट पर्व क्या है? तो इस अस्थिरता का फायदा उठाकर एक महत्वाकांक्षी मंत्री जो थे जंग बहादुर कुंवर, राणा वंशज के थे, उन्होंने एक खूनी साजिश रची, ठीक है। 14 सितंबर 1846 को हथियारगार, जिसे कि कोट कहा जाता था, कोट में रानी राज्य लक्ष्मी की आड़ में सैकड़ों भारदारों यानी दरबारियों और प्रतिद्वंद्वों की हत्या कर दी गई, ठीक है। कब? तो 14 सितंबर 1846 को। इसके बाद जंग बहादुर ने राजा सुरेंद्र से शाही आदेश प्राप्त किया, जिससे प्रधानमंत्री का पद राणा परिवार के लिए वंशानुगत हो गया, ठीक है। राजा नाम मात्र के राजा रह गए, ठीक है, और असली सत्ता प्रधानमंत्री के पास आ गई। देखिएगा कि जो श्री 5 है वह राजा को एक दर्जा दिया जाता था और श्री 3 जो है वह प्रधानमंत्री का दर्जा था। तो समझिए कि प्रधानमंत्री जो है सारा पावर उनके हाथ में आ गया और राजा सिर्फ नाम मात्र के प्रधान रह गए। आगे बात करें राणा शासन के विशेषता की, तो जनता को बाहरी दुनिया से दूर रखने के लिए इन्होंने नेपाल को दुनिया के लिए बंद कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों का समर्थन 1857 की क्रांति में, ठीक है, जंग बहादुर ने विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी सेना अंग्रेजों को भेजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से जो है कुछ मतलब ऐसा दिखाना कि हम आपके फेवर में हैं, अंग्रेजों के फेवर में है, ठीक है। अंग्रेजों ने इसके बदले इनको कुछ जो है हिस्सा जो है इन्हें दे दिया। जो लौटाया गया हिस्सा था तराई क्षेत्र का, उसे नया मुल्क कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये क्षेत्र याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि 1857 की क्रांति में जो तत्कालीन राणा शासक थे उन्होंने क्या किया कि भारत में जो 1857 की क्रांति थी उस विद्रोह को दबाने के लिए, अंग्रेजों की सहायता के लिए जो एक फौज अपनी भेजी थी,
उसी के एवज में इनको कुछ जो है तराई के क्षेत्र जो है इनको दे दिया गया, वापस कर दिया गया। उन क्षेत्रों को ही नया मुल्क कहा गया। ठीक है। सामाजिक सुधार, राणा प्रधानमंत्री जैसे चंद्र शमशेर ने 1920 के दशक में सती प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन करके यहाँ पे आता है। ठीक है। त्रिचंद्र कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन शिक्षा केवल कुलीन वर्ग तक ही सीमित थी। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सती प्रथा एवं दास प्रथा का अंत किसने किया था नेपाल में? तो चंद्र शमशेर ने किया था। ठीक है। चलिए अब हम लोग लोकतंत्र का उदय और शाह वंश की वापसी को लेकर के चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और भारत की आजादी से प्रेरित होकर नेपाल में भी बदलाव की लहर उठती है और 1951 की क्रांति, जिसे 7 साल की क्रांति भी कहा जाता है, वह घटित होती है। ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या चीजें हुई। नेपाली कांग्रेस का गठन होता है, उसने राणा शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। ठीक है। नेपाली कांग्रेस का गठन हुआ और चूंकि राणा वंशज जो थे, वह राणा जो होता था वो प्रधानमंत्री होते थे और उनका जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। इसी को लेकर के एक संघर्ष शुरू होता है। राजा त्रिभुवन जो थे वह राणाओं की कैद में थे, क्योंकि राजा पर हावी थे प्रधानमंत्री, तो राणा की कैद में थे। भागकर उन्होंने भारतीय दूतावास में शरण लिया। ध्यान दीजिएगा, जो नेपाल में उस समय भारतीय दूतावास था वहां पे राजा त्रिभुवन जाते हैं और उसके बाद फिर दिल्ली आते हैं। ठीक है। भारत की मध्यस्थता से एक दिल्ली समझौता होता है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली समझौता होता है। राणा शासन का अंत हुआ और राजा त्रिभुवन अपनी शक्तियों के साथ वापस गद्दी पे आए। ठीक है। देखिए, पहला आम चुनाव कराया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है बीएसएससी में। ठीक है। तो बीपी कोइराला, ध्यान दीजिएगा, बीपी कोइराला जो थे वह नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने 1959 के चुनाव के बाद। ठीक है। पंचायत काल, राजा महेंद्र जो त्रिभुवन के पुत्र थे, 1960 में बीपी कोइराला की सरकार को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, संसद भंग कर दी गई और काफी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ठीक है। तानाशाही एक तरह से नेपाल में आ गई। 1962 में उन्होंने दल विहीन पंचायत प्रणाली लागू की, जिसमें राजा के पास पूर्ण सत्ता थी और राजनीतिक दल जो भी थे उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। बात करें राजा वीरेंद्र की, जो कि 1972 से 2001 तक शासन किया। महेंद्र के बाद उनके उदारवादी पुत्र राजा वीरेंद्र जो है शासक बने। 1980 में एक जनमत संग्रह कराया जाता है, लोगों का मत लिया जाता है, जिसमें पंचायत प्रणाली जो है मामूली अंतर से जीत जाती है। ध्यान दीजिएगा। प्रथम जन आंदोलन 1990 में नेपाली कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मिलकर ऐतिहासिक आंदोलन किया। ठीक है। 1990 में नेपाली कांग्रेस जो थी और वामपंथी दलों के जो भी कुछ नेता थे, सभी ने मिलकर ऐतिहासिक आंदोलन किया। दबाव में आकर राजा वीरेंद्र ने पंचायत व्यवस्था खत्म कर दी और संवैधानिक राजतंत्र व बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली की। ठीक है। ये जो भी फैक्ट्स हैं नेपाल के संबंध में, देखिएगा, आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है। दल विहीन पंचायत प्रणाली के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न। आप पीवाईक्यू को उठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे है प्रथम जन आंदोलन। 1990 में नेपाली कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मिलकर ऐतिहासिक आंदोलन किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेपाली कांग्रेस और वामपंथी आंदोलन का ये होता है। ठीक है। अच्छा, इन चीजों को हम लोग अभी पढ़ लिए थे। आगे देखिए, सॉरी, माओवादी जनयुद्ध और राजशाही का अंत। ठीक है। ध्यान दीजिए, माओवादी जनयुद्ध 1996 से 2006 तक। लोकतंत्र आने के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के कारण प्रचंड पुष्प कमल दहल और बाबूराम भट्टाराई के नेतृत्व में माओवादियों ने जनयुद्ध शुरू किया। एक आंदोलन होता है। ठीक है। इनका उद्देश्य राजशाही को खत्म कर जनवादी गणतंत्र की स्थापना करना था।
करीब 10 साल तक यह युद्ध चला और काफी सारे लोग मारे गए। ठीक है। एक शाही भोज के दौरान क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने कथित तौर पर अपने पिता राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और उन्होंने खुद को भी गोली मार लिया। ठीक है। जो क्राउन प्रिंस थे दीपेंद्र, उन्होंने इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया। दीपेंद्र की मृत्यु के बाद राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र जो है राजा बनते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र जो है वह राजा बनते हैं। इस घटना ने राजशाही के प्रति जनता के विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में जो प्रश्न आपका बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि माओवादी जनयुद्ध जो है कब से कब तक रहा था नेपाल में। तो 1996 से 2000 तक का जो काल था। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। सॉरी, एक सेकेंड, ध्यान दीजिए। राजा ज्ञानेंद्र का प्रत्यक्ष शासन और पतन। देखिए, राजा ज्ञानेंद्र उसके बाद शासन में आते हैं। ठीक है। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादी विद्रोह को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार को बर्खास्त कर दिया। समझिए कि आपातकाल लगा दिया। ठीक है। और सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। इस कदम ने माओवादियों और मुख्य धारा के 7 राजनीतिक दलों को एक कर दिया। जब यहाँ पे देखा गया कि आंदोलनकारियों के विरोध में जो है राजा ज्ञानेंद्र पूरे देश में जो है आपातकाल लागू कर देते हैं और सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, ऐसे में जो माओवादी संगठन के जो भी लोग थे और जो 7 राजनीतिक दल थे, सभी लोग एक होकर के आंदोलन शुरू करते हैं। तब फिर द्वितीय जन आंदोलन होता है 2006 में। अप्रैल 2006 में पूरे देश में विशाल प्रदर्शन हुआ। राजा को झुकना पड़ा और संसद बहाल हुई। ठीक है। गणतंत्र की स्थापना 2008 और नया संविधान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से जो एक प्रश्न अमूमन आपसे पूछ लिया जाता है कि नेपाल के जो है अंतिम राजा कौन हुए, तो आपको याद रखना है कि नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र थे। ठीक है। माओवादी मुख्यधारा की राजनीति में आए। 2008 में संविधान सभा का चुनाव होता है। 28 मई 2008 को पहली बैठक में ही 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर दिया जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डेट दिया गया है, ठीक है, इस डेट को आप लोग याद रखेंगे। बहुत बारी पूछा गया है यह प्रश्न कि नेपाल में राजशाही को कब समाप्त किया गया। 28 मई 2008, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है। 2015 का संविधान। लंबी राजनीतिक खींचतान के बाद 20 सितंबर 2015 को नेपाल का अपना संविधान बनता है, लागू किया जाता है, जिसने देश को 7 प्रांतों में विभाजित एक धर्मनिरपेक्ष, ध्यान दीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष संघीय राष्ट्र बनाया। ठीक है। तो ये जो है पूरा नेपाल के बारे में जानकारियां दी गई और नेपाल की स्थिति अभी देख ही रहे हैं कि किस तरह से वहां पे जो है सत्ता का परिवर्तन होता है। काफी सारे जेनजी जो है वो आंदोलन का हिस्सा होते हैं और फिर वहां पे राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो यह जो है आज जो वीडियो है ये नेपाल और बांग्लादेश को लेकर के था और अगले वीडियो में हम लोग चीन के संपूर्ण इतिहास की जानकारियों को लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीजें अभी आपको बताई जा रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि आपको याद रखना है चीजों को। ठीक। यहाँ से प्रश्न कन्फर्म पूछे जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न इस जो पड़ोसी देश के बारे में जो भी चीजें आपके सामने लाऊंगा, 3 से 4 प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो तो खैर आप पूरा देखे होंगे तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, और वीडियो को काफी लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं वादा करता हूं कि बीएसएससी सीजीएल 4 की पूरी जर्नी में इस तरह के वीडियो जो है मैं लगातार लेकर के आऊंगा। आपको अगर हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां सारी जानकारियां दी गई है। आप जरूर जुड़िए और नूतन टेस्ट सीरीज हमेशा आपके साथ रहेगा।